प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एके फिज़िक्स क्लासेस में। और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो और जो लिक्विड का ड्रॉप है, इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या मिलता जुलता है। ठीक है। वैसे एक्चुअल में नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि लिक्विड का जो ड्रॉप होता है, लिक्विड का ड्रॉप आप समझ रहे हैं, पानी की बूंद, और न्यूक्लियस, इन दोनों में क्या मिलता हुआ है, इनका कौन सा गुण मिलता जुलता है, इन दोनों में हम लोग को आज वही चीज़ पढ़ना है। तो हमने टोटल यहाँ पर टोटल मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट को सेलेक्ट किए हैं। ठीक है। जिसमें दोनों बिल्कुल मिलता जुलता है और दोनों का प्रॉपर्टी भी मिल रहा है। ठीक है। तो उसमें से पहला पॉइंट है यहाँ पर, द न्यूक्लियस इज सपोज टू बी स्फेरिकल इन शेप एज लिक्विड ड्रॉप। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस मतलब समझ रहे हो, नाभिक, बीचों बीच किसी भी एटम का बीचों बीच में जो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप का होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमारे पास क्या होती है, ड्रॉप्स होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं। ठीक है, यह आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए आगे थोड़ा बताएगा, द स्फेरिकल शेप इज ड्यू टू एट्रैक्शन न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। तो आपको ये वाला लाइन नहीं समझ में आया होगा जो मैंने अभी बोला, तो इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे जिस तरह से न्यूक्लियस जो है वो क्या है, स्फेरिकल शेप है, उसी तरह जिस तरह लिक्विड का ड्रॉप स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है। तो हम लोग आज ये समझते हैं कि लिक्विड का जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल क्यों होता है और न्यूक्लियस जो है वो भी स्फेरिकल क्यों होता है। ठीक है। तब जाके समझ में आपको पहला पॉइंट आ जाएगा। तो जी साथियों, लिक्विड का ड्रॉप के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए, लिक्विड का जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। आपने ये चीज़ बहुत बढ़िया से जानता होगा, लेकिन ये क्यों होता है ये भी जानते होंगे। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर एक लिक्विड का ड्रॉप है जो कि स्फेरिकल शेप का नहीं है, वो मान लीजिए कि कोई दूसरा शेप का, ऐसा होता कभी नहीं, लेकिन हम मानने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड का ड्रॉप है, उसके अंदर में वाटर का मोलिकुल्स होगा, बिल्कुल होगा, और बाहर में क्या है, एयर का मोलिकुल्स है। बाहर क्या है, एयर है, और इसमें क्या है, वाटर का मोलिकुल्स है। ठीक है। तो होता क्या है कि एक वाटर का मोलिकुल्स यहाँ पर है, एक वाटर का मोलिकुल्स यहाँ पर है। उसी तरह से मैं इसको जूम आउट करके बना देता हूँ। हर एक वाटर का मोलिकुल्स इस तरह से है। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं कि ये वाटर का मोलिक्यूल्स है। ठीक है, देखिए इस तरह से देख लिए, है ना। हमने कहा था कि हम इसको इस तरह से मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये दोनों वाटर मोलिक्यूल्स है, ये दोनों को एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। उसी तरह से ये दोनों लगा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों लगा रहे हैं, और इसी तरह ये दोनों लगा रहे हैं। मतलब ड्रॉप के अंदर में जितने भी मोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो लगाते हैं वो बराबर फोर्स लगाते हैं। लेकिन ड्रॉप्स के सरफेस पर, यहाँ पर सरफेस पर अगर आप देखें तो इधर से जो फोर्स लग रहा है वो कुछ डिफरेंट होगा, और इधर अंदर से जो फोर्स लग रहा है वाटर मोलिक्यूल्स के द्वारा वो डिफरेंट होगा। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो सरफेस पर मोलिक्यूल्स है वो अनस्टेबल होता है। वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्यों होता है अनस्टेबल, क्योंकि उनको जो है सो वो फोर्स नहीं मिल पाता है जो बिल्कुल बीचों बीच मोलिक्यूल्स हैं उनको। ठीक है। तो ये क्या चाहता है कि अपने आप को, जो सरफेस पर का मोलिकुल्स है वो चाहेगा कि हम अंदर की ओर आ जाएं। वो क्या चाहेगा, अंदर की ओर आ जाएं। तो इसके और इसी प्रॉपर्टी को, जहाँ पर क्या होती है, सरफेस पर के मोलिकुल्स क्या करते हैं, अपना सराउंडिंग एरिया को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब घटाना चाहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। और बिल्कुल यही रीज़न है कि सरफेस टेंशन के वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, या तो वाटर का ड्रॉप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, ये तो हो गया वाटर ड्रॉप्स के बारे में, लेकिन हमको यहाँ पर जानना है कि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल क्यों होता है।
तो न्यूक्लियस को देखिए, न्यूक्लियस जो है किसी भी एटम के सबसे बीचों बीच वाला भाग होता है। उसमें क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसमें चार्ज भी है और अनचार्ज भी हैं, ठीक है। तो इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये बीचों बीच में मान लीजिए यही है हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज भी होगा और प्लस चार्ज भी है बहुत सारे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स में क्या है, प्लस चार्ज है। और न्यूट्रल भी है कुछ, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन, क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो होता क्या है कि इन प्रोटॉन और इन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज का मतलब है कि अगर एक न्यूक्लियस यहाँ प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। और अगर यही नज़दीक में है तो फोर्स बहुत बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या होता है, एक प्रोटॉन, मान लीजिए एक प्रोटॉन ये भी है जो न्यूक्लियस के अंदर में है, ठीक है। तो ये दोनों अगर दूर में है तो फोर्स बिल्कुल नहीं लगेगा। और आपको पता है एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दोनों के बीच में अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो ये भी अपना अलग मोशन करेगा, ये भी अपना एक अलग मोशन करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, जब ये दूर चला गया ना, जब ये क्या चला गया, जब ये दूर चला गया यहाँ से, न्यूक्लियस के बीचों बीच से क्या हुआ, ये एटम्स दूर चले गए, ये जो प्रोटॉन्स हैं या तो न्यूट्रॉन जो भी है, न्यूक्लियंस दूर चले गए, या तो इनसे जो दूर में है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा, लेस न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अब जब लेस न्यूक्लियर फोर्स लगेगा तो आप देखें कि अगर ये प्रोटॉन है यहाँ पर और ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, तो जब ये न्यूक्लियर फोर्स कम लग पा रहा है, बहुत कम लग रहा है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस और माइनस चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को या तो इस प्लस चार्ज को इधर खींच लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। और इसके वजह से क्या होता है, ये बहुत ही स्पीड से न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेडिएशन। क्या कहते हैं, या तो रेडियो एक्टिविटी, क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो ये उस सारे एटम में होते हैं जिनका एटॉमिक मास 210 से ज़्यादा होता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, यही सब, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती हैं हम बताएंगे, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ पर समझ गए। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पर ये रेडियो एक्टिविटी फॉलो करते हैं तो हम, अगर ये वाला न्यूक्लियस है तो इसके सराउंडिंग में एक रेडियस ले लेते हैं, और इस रेडियस, इससे ज़्यादा जितने भी एटम रहेंगे, इससे दूर में जितने भी न्यूक्लियंस रहेंगे, सब के सब क्या करेंगे, यहाँ से इजेक्ट आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और इसके वजह से इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल स्फेरिकल, ठीक है। तो यही मैंने पहला वहाँ पर लिखा था, जो कि क्या था, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो था यहाँ पर वो मैंने कहा था, न्यूक्लियस इज सपोज टू बी स्फेरिकल इन शेप एज लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। और यहाँ ये भी कहा गया है स्फेरिकल शेप इसलिए होगा ड्यू टू अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। मैंने आपको समझाया है कि अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, ठीक है। क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, देयर इज अ पोटेंशियल बैरियर ऑन द सरफेस ऑफ अ न्यूक्लियस, दिस इज सिमिलर टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर हमने क्या कहा आपको कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 210 से ज़्यादा है, ठीक है, क्या है, 210 से ज़्यादा मास वाला कोई एटम है, एटॉमिक मास वाला कोई एटम है, जिसका ये न्यूक्लियॉन्स जो है सो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर में है, तो क्या वो अपने आप बाहर मूव करने लगेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, अपने आप नहीं मूव करते हैं। इनका न्यूक्लियस का अपना एक बैरियर होता है, बैरियर का मतलब अपना एक बॉर्डर होता है, ठीक है।
तो उसको इतना एनर्जी मिलना पड़ेगा ताकि ये बॉर्डर को तोड़ के बाहर चल जाए, ठीक है। और वो एनर्जी देने का काम कौन करता है? ये न्यूक्लियर फोर्स, जो कि रिपल्सिव नेचर में होता है, ठीक है। तो वही यहाँ कहा जाता है कि एक बैरियर होता है, उस बैरियर के बाहर जो निकलते हैं वो बहुत ही स्पीड से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ सिमिलर बोला गया, सिमिलर टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन विच एक्ट अपॉन द लिक्विड ड्रॉप। मतलब लिक्विड ड्रॉप में जो है सो कौन सा एक्ट करते हैं? सरफेस टेंशन, ठीक है। और सरफेस टेंशन के वजह से ही तो हम बोल रहे हैं, सरफेस टेंशन में क्या होता है कि पार्टिकल या तो लिक्विड का जो ड्रॉप है उसके एरिया को कंसंट्रेट कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एकदम फिक्स घटा दिया जाता है। तो जब एरिया को ही घटा दिया गया है तो क्या कोई अंदर का मोलिकुल्स अपने आप बाहर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो वही कहा जाता है कि सरफेस टेंशन जो है वो एक तरह का बैरियर है लिक्विड ड्रॉप में, और उसी तरह के एक पोटेंशियल बैरियर है जो कहाँ एक्ट करता है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ थर्ड है, द मोलिकुल्स ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इंटरेक्ट विथ द नाइबरिंग मोलिकुल ओनली। मतलब लिक्विड ड्रॉप के अंदर में क्या होता है, जरा देखें कि लिक्विड का ड्रॉप अगर ये है तो इसके अंदर में यहाँ पर एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप यहाँ, सॉरी अंदर में नाइबरिंग मोलिकुल्स मतलब इसके आसपास में पड़ोसी मोलिकुल्स हैं वाटर का, ठीक है। वाटर ही ले रहे हैं, जब भी लिक्विड की बात आ रहा है तो हम वाटर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप समझिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द मोलिकुल्स ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इंटरेक्ट विथ द नाइबरिंग मोलिकुल्स ओनली। मतलब जो लिक्विड ड्रॉप का मोलिकुल्स है वो अपने आसपास के मोलिकुल्स से ही क्या कर पाते हैं? इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब है द मोलिकुल्स मोलिकुलर फोर्स इज शॉर्टर रेंज फोर्स। इसका मतलब जो मोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होते हैं? शॉर्टर रेंज फोर्स होती हैं, मतलब शॉर्ट रेंज वाले फोर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, similarly to the nucleons interact only the neighboring nucleons। तो वही कहा जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर में जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आसपास के पार्टिकल से ही इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो शॉर्ट रेंज वाला फोर्स होता है, ठीक है। ये बात आपको पहले से पता चल चुकी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला यहाँ पर 4 है, द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप, the density of a liquid drop is independent of its volume in a similar manner। देखो, डेंसिटी जो होता है लिक्विड ड्रॉप का, जो डेंसिटी निकालते हैं वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लिक्विड ड्रॉप का डेंसिटी बोल रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड के ड्रॉप का डेंसिटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो उसी तरह से कहा गया है इन अ सिमिलर मैनर, बिल्कुल इसी तरह से द न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है इज आल्सो इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं करता है ऑफ इट्स वॉल्यूम। न्यूक्लियर डेंसिटी भी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 5वां पॉइंट, जो कि कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज राइजेज देन मोलिकुल्स इवेपोरेट। अगर टेम्परेचर जो है लिक्विड ड्रॉप का टेम्परेचर बढ़ जाए, राइजेज मतलब क्या होता है? बढ़ जाना, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज राइजेज मतलब बढ़ जाता है, देन इट्स मोलिकुल इवेपोरेट, मतलब उसका मोलिकुल्स जो है सो इवेपोरेट होती है। इवेपोरेट का मतलब है कि वो लिक्विड का जो स्टेट है उसको छोड़ करके धीरे 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 गैसियस स्टेट में आ रहे हैं विदाउट गेटिंग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हम वाटर का बात कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड में हर एक का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब भी बात करेंगे लिक्विड का तो वाटर से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज राइजेज, मतलब अगर बढ़ता है, देन मतलब तब इट्स मोलिकुल इवेपोरेट, इसका मोलिकुल जो है क्या कर जाते हैं? इवेपोरेट कर जाते हैं, ठीक है। इन द सेम वे, मतलब बिल्कुल इसी तरह से, इफ अ न्यूक्लियस इज गिवन द एनर्जी बाय बम्बार्डमेंट, मतलब बिल्कुल इसी तरह से, अगर देखिए भैया अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं किसी भी लिक्विड को, इसका मतलब है कि हम एनर्जी दे रहे हैं, है कि नहीं? अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं इसका मतलब क्या? हीट बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है मतलब क्या? एनर्जी बढ़ रहा है।
तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि अगर टेम्परेचर देते हैं मतलब एनर्जी देते हैं किसी लिक्विड ड्रॉप को, तो वो क्या करते हैं, इवोपोरेट हो जाते हैं। इवोपोरेट मतलब छोटे छोटे मोलिक्यूल्स बन जाते हैं जो कि होते हैं किसके, गैस के। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह से, इफ अ न्यूक्लियस इज गिवन द एनर्जी बाय बम्बार्डमेंट, मतलब अगर न्यूक्लियस को हम बम्बार्डमेंट के वजह से, बम्बार्डमेंट के हेल्प से एनर्जी दें, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल, मतलब दें अगर एनर्जी, देन अ कंपाउंड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। दिस कंपाउंड न्यूक्लियस इमिट्स द न्यूक्लियर रेडिएशन, और वो कंपाउंड न्यूक्लियस क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है, ये था पांचवा बात। अब छठा, इफ अ लिक्विड ड्रॉप इज अलाउड टू ऑसिलेट, अगर एक लिक्विड ड्रॉप को हम अलाउ करेंगे ऑसिलेट, जैसे यहाँ पर एक लिक्विड ड्रॉप है और हम इसको क्या करेंगे, ऑसिलेट करने का अलाउ कर देते हैं कि आप ऑसिलेट कीजिए, आगे जाइए पीछे जाइए, ठीक है, देन इट्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा स्मॉल स्मॉल ड्रॉप में। ठीक है, दिस फेनोमेना इज सिमिलर टू द न्यूक्लियर फिशन, और ये फेनोमेना जो है सो बिल्कुल न्यूक्लियर फिशन के जैसा ही सिमिलर है, जिसमें एक न्यूक्लियस टूट करके दो या दो से अधिक न्यूक्लियस को बनाता है। ठीक है, चेन रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शुरुआत से अंत तक सारे पॉइंट्स को समझा दिए हैं। नोट्स चाहिए तो ग्रुप में आ जाइएगा, ग्रुप का जो नंबर है वो यहाँ पर ये मैंने लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।